नमस्कार। मैं डॉक्टर शोभा भाटिया राजकीय महाविद्यालय जमवा रामगढ़ से हिंदी प्रथम वर्ष की कहानी उसने कहा था की चर्चा आपसे कर रही थी। यह कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा रची गई है। इससे पूर्व प्रथम अंश में हमने एक लड़के और लड़की के माध्यम से उनके बचपन के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, जहां वो अपने मामा के घर आते हैं, मिलते हैं और लड़का बार बार उस लड़की को पसंद करता हुआ उसकी शादी की बात करता है। दूसरे अंश में हमने सैनिकों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि सैनिकों का जीवन किस तरह से कठिनता और परेशानियों से जूझता हुआ भी देश की रक्षा के लिए तत्पर रहता है और उन कठिन परिस्थितियों में भी हंसी मजाक और खुशी के माहौल को बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। आज हम इस कहानी के तीसरे अंश में आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। प्रारंभिक स्थिति में सामान्य चर्चा करते हुए युद्ध भूमि का वर्णन किया है और वहाँ के वातावरण के बारे में हमें पता चलता है कि लहना सिंह, बोधा सिंह, वजीरा सिंह आदि जो इस कहानी के पात्र हैं आपस में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें पता चलता है कि बोधा सिंह जो सैनिक है वो बीमार है और लहना सिंह हर संभव प्रयास करते हुए उसकी रक्षा करने का प्रयास कर रहा है। दोपहर हो गई है, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्किट के 3 टिन्नों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़कर सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा है, एक आंख खाई पर और दूसरी बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कराता है। इस छोटे से अंश में ही लेखक ने सारी स्थिति को स्पष्ट कर दिया है कि सैनिक बीमार स्थिति में भी कठिनाइयों का सामना करते हैं, वहीं साथी अपने बीमार सैनिक की सहायता करने के लिए एक दूसरे के लिए किस तरह से समर्पित भाव से कार्य करते हैं। बोधा सिंह बीमार है, टीन के डिब्बों पर लेटा हुआ है। उसकी तबीयत खराब है, इस वजह से उसने अपने हिस्से के 2 कंबल और लहना सिंह के कंबल और कोट सबको ओढ़ा हुआ है। दूसरी ओर लहना सिंह के बारे में चर्चा की गई है कि उसकी एक आंख खाई पर और दूसरा बोधा सिंह के दुबले शरीर पर है। अर्थात सैनिक अपनी ड्यूटी पर किस तरह से सजगता पूर्वक कार्य करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक ही कार्य के प्रति समर्पित रहें। उनकी ड्यूटी है तो वो सिर्फ खाई पर निगाह रखें सुरक्षा की दृष्टि से, अपितु वह उसके अंदर भी ध्यान रखने का प्रयास करते हैं। क्यों बोधा भाई, क्या है, पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा। कहो कैसे हो। पानी पीकर बोधा सिंह बोला, कपकपी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा, मेरी जर्सी पहन लो। और तुम? मेरे पास सिगड़ी है, मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। समर्पण देखिए कि अपना सब कुछ अपने साथी को दे देने के बाद वह निरंतर उसकी रक्षा करने का प्रयास कर रहा है, ना
मैं नहीं पहनता। 4 दिन से तुम मेरे लिए। हाँ, याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है। विलायतों से मेमें बुन बुन कर बेच रही हैं। गुरु उनका भला करे, यूं कर कहकर लहना सिंह अपना कोट जर्सी उतारने लगा। जब उसे लगता है कि बोधा सिंह उसकी सहायता नहीं लेगा तो तुरंत झूठ का सहारा लेते हुए तुरंत वह अपने साथी की सहायता करता है। सच कहते हो और नहीं झूठ, यूँ कहकर नहीं नहीं करते हुए बोधा को उसने ज़बरदस्ती जर्सी पहना दी। आप खाकी कोट जीन का कुर्ता भर पहनकर पैरे पर खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज़ आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लेफ्टिनेंट साहब। हुकुम हुजूर कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने आया। देखो, इसी समय धावा करना है। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 गुमाव हैं, जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े करके आया हूँ। तुम यहाँ से 10 आदमी लेकर चले जाओ, उनसे जा मिलो, खंदक छीन कर वहीं जब तक दूसरा हुक्म ना मिले डटे रहो। हम यहाँ रहेंगे, जो हुक्म। इस अंश में अपने मुख्य साथी के आदेशों की पालना के बारे में चर्चा की गई है कि बड़े साहब आकर उन्हें आदेश देते हैं कि आगे जाकर उन्हें किस तरह से आगे की खंदक को शत्रु से जीतना है, और बिना किसी सवाल के सभी तुरंत आक्रमण के लिए तैयार हो जाते हैं। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगता है। तब लहना सिंह उसे रोकता है। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बापू सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे इस बात पर बड़ी हुज्जत थी। कोई रहना ना चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लेफ्टिनेंट साहब लहना की सिगड़ी के पास खड़े होकर जेब से सिगरेटें निकाल कर जलाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। इस अंश में सैनिकों के युद्ध भूमि में उत्साह की चर्चा की गई है कि आदेश मिलते ही बीमार पड़ा हुआ बोधा तो चलने के लिए तैयार होता ही है, साथ ही बाकी सब भी 10 आदमियों के लिए आदेश हुआ है, लेकिन कोई भी निरर्थक खाई में पड़े नहीं रहना चाहता, बल्कि आगे बढ़कर युद्ध भूमि में जाना चाहता है। और साथ ही यह भी संकेत किया गया है कि सैनिक शब्दों से ही नहीं बल्कि इशारों से भी तुरंत एक दूसरे की बात को समझने का प्रयास करते हैं। बोधा सिंह को बीमारी की वजह से रोका गया और लहना सिंह को बोधा की सुरक्षा के लिए रोका गया, और सूबेदार स्वयं जो है वह लड़ने के लिए जाता है। लेफ्टिनेंट साहब जिन्होंने आदेश दिया है वो उन सब के जाने के बाद सिगड़ी की ओर मुंह फेर कर खड़े होते हैं और जेब से सिगरेट निकाल कर पीते हैं, और वह लहना सिंह को भी सिगरेट पीने के लिए कहते हैं। आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया। यहाँ सैनिकों की विशिष्टता की ओर संकेत किया गया है कि निर्णय लेने में वह तुरंत परिस्थितियों को पहचानते हैं और उसके अनुसार ही निर्णय करते हैं। यहाँ जो भाव है वो यह है कि सरदार कभी भी सिगरेट नहीं पीते हैं, लेकिन लेफ्टिनेंट साहब अगर वो भारतीय हैं तो उन्हें इस चीज़ का पता होना चाहिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने लहना सिंह को सिगरेट के लिए आमंत्रित किया, लहना सिंह तुरंत समझ गया कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। लेफ्टिनेंट साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहाँ गए? उनकी जगह कैदियों के से कटे हुए बाल कहाँ से आ गए? क्षण भर में ही उसने निर्णय लेते हुए सिगरेट के लिए हाथ बढ़ा दिया, क्योंकि अगर वह ना नुक्कर करता तो उसके
लेफ्टिनेंट साहब, जिसे लप्टन साहब कहा जा रहा है, समझ जाते कि यह प्रयास कर रहा है और वह सच्चाई को, लहना सिंह जो है वो सच्चाई को जानना चाहता है। और क्षण भर में ही उसने सिगरेट के लिए हाँ करते हुए उजाले की तरफ मुंह देखा और तुरंत पहचान गया कि लंबे लंबे बालों वाले लेफ्टिनेंट साहब के बाल अचानक छोटे छोटे कैसे हो गए हैं। शायद साहब शराब पिए, उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है, लहना सिंह ने जांचना चाहा। लप्टन साहब 5 वर्ष से उसके रेजिमेंट में थे। वह लप्टन सिंह को अच्छी तरह से पहचानता था और ऐसी स्थिति में उसने सोचा कि परख लेना चाहिए कि सच्चाई क्या है। हो सकता है किसी कारण से उन्होंने बाल कटा लिए हों, लेकिन सच्चाई को जानने के लिए वह तुरंत सवाल कर देता है, क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के वो मज़े कहाँ। याद है 5 साल नकली लड़ाई के पीछे हम सब जगाधरी के किले में शिकार करने गए थे। हाँ हाँ, वहीं, जब आप खोते पर सवार थे। खोते का मतलब है गधा। और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का। सामने से वह नील गाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने ना देखी थी। और आपकी एक गोली कंधे में लगी थी और पुट्ठे से निकली थी। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मज़ा आता है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नील गाय का सिर आ गया क्या? आपने कहा था कि रेजिमेंट की मैस में लगाएंगे। देखिए, तुरंत अनेक बातें करते हुए वह उसको पहचानने के लिए झूठी बातें करता है और तुरंत समझ में आ जाता है। जगाधरी, देखिए, शिकार जंगलों में किया जाता है और वो कह रहा है जगाधरी के किले में शिकार करने गए थे। उसके बाद गधे पर सवार होकर शिकार करने गए थे। दूसरी बात जो कि अंग्रेज नहीं जानता। तीसरी बात, खानसामा अर्थात खाना बनाने वाला अब्दुल्ला, अब्दुल्ला अर्थात मुसलमान, और वह कहाँ गया? मंदिर में जल चढ़ाने के लिए। और उस स्थिति को देखिए कि नील गाय निकली इतनी बड़ी कि मैंने देखी नहीं। गोली उसके कंधे से निकलकर पुट्ठे से निकली। एक आध गोली का नील गाय पर कोई असर नहीं होता है। और नील गाय का सिर सजाने के लिए रेजिमेंट के मेस में लगाने की बात की है। और लेफ्टिनेंट साहब जवाब देते हैं, हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सींग 2-2 फुट के तो होंगे। आप सब परिचित हैं नील गाय, जिसे आप आम भाषा में रोजड़े कहते हैं। उसके सींग होते ही नहीं हैं। लहना सिंह को ये अच्छी तरह से पता है और वह क्योंकि परखना चाहता है, उसे बेवकूफ़ बनाते हुए वह सवाल करता है कि 2-2 फुट के सींग वाली नील गाय। हाँ लहना सिंह, 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ, कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था। उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। यहाँ सैनिकों की सोच और तुरंत निश्चय करने की स्थिति का चित्रण किया गया है कि 2-4 बातें करते ही उसने तुरंत पहचाना और मन ही मन उसने यह निर्णय कर लिया कि मुझे अब क्या करना है। और इसलिए वह झूठ बोलकर, सिगड़ी वहीं जल रही है, साहब सिगरेट पी रहे हैं, वो स्वयं वहाँ खड़ा होकर सिगरेट पी सकता था, जला सकता था, लेकिन क्योंकि उसको वहाँ से जाना था अपने साथियों को सचेत करने के लिए, तो वो कहता है कि हाँ, मैं माचिस लेकर आता हूँ। अंधेरे में किसी सोने वाले से टकराया। हड़बड़ाहट में जब वो अंदर घुसा तो अंदर जो सैनिक आराम कर रहे थे उनसे वह टकराया। कौन? वजीरा सिंह। हाँ, क्यों लहना, क्या कयामत आ गई है? जरा तो आंख लगने दी होती। क्योंकि वजीरा सिंह को उस कठिनाई का पता नहीं है। ऐसी स्थिति में वो कहता है कि तुम सोने भी नहीं देते, ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई है कि तुम इस तरीके से भागकर आ रहे हो? अंश बिल्कुल सामान्य है, लेकिन सैनिकों की स्थिति को एकदम से उजागर कर देने वाला है कि किस तरह से कठिन परिस्थितियों में भी सैनिक अपनी
तुरंत बुद्धि को जागृत रखता है और जागृत अवस्था में वह एक तरफ सेवा भाव से परिपूर्ण रहता है और साथ ही साथ तुरंत निर्णय की क्षमता भी उसमें होती है। इस सारे अंश में बोधा सिंह के प्रति स्नेह, लहना सिंह का स्नेह, जिम्मेदारी, कर्तव्य, साथी के साथ उसकी सुरक्षा का भाव जुड़ा हुआ है। तो दूसरी ओर मुख्य अफसर की आज्ञा का उल्लंघन ना करना, उसमें किंतु परंतु ना करना और तुरंत जैसा भी आदेश हो उसको स्वीकार करते हुए बढ़ने की बात की गई है। सैनिकों के समर्पण की बात की गई है कि युद्ध भूमि में निरर्थक खाई में पड़े रहकर कोई भी आराम करना नहीं चाहता, बल्कि उसके स्थान पर युद्ध भूमि में जाकर लड़कर सैनिक को अधिक प्रसन्नता मिलती है। इसी तरह से इसी अंश में तुरंत बुद्धि का परिचय मिलता है कि जागृत अवस्था में रहना हर सैनिक के लिए बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से कब कोई दुश्मन किसी भी रूप में आकर हमारे सामने खड़ा हो सकता है, लेकिन हमें अतिरिक्त सजगता का परिचय देते हुए प्रयास करते हैं सैनिक कि वह सही स्थिति का निर्णय कर सके और पहचानने के साथ साथ वह उसका मुकाबला करने का भी प्रयास करते हैं। इस तरह से अंश 3 हमें इन सारी स्थितियों को स्पष्ट करता है। अगले अंश में हम इस युद्ध भूमि की सतर्कता और विशेष बातों की ओर बढ़ेंगे।